बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो आप यहाँ ऊपर देखिए, आपको जो है पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। और इससे अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो वीडियो के एंड में आपको नज़र आ जाएगा। और अगर प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट तक जाना है तो इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखें, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक, ओल्ड बुक नहीं, न्यू बुक की प्लेलिस्ट होगी। 2 प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, ओल्ड बुक की भी, न्यू बुक की भी। तो न्यू बुक वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है क्लिक करें तो वीडियोज़ आ जाएंगी आपके पास। ठीक है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, 12 फिज़िक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या है? पार्ट 2। ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पार्ट 5, क्योंकि 3 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं। सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 वो भी चल रही है। ये ऊपर वाला पार्ट उसके लिए लिखा हुआ है। 21 ये पाकिस्तान स्टडी का पार्ट है। पाकिस्तान मूवमेंट चल रही है अभी, पाकिस्तान मूवमेंट का पार्ट 1 हो चुका। यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है ये मैट्रिक केमिस्ट्री के लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, एक तो ये लॉ है, दूसरा डेरिवेशन है। डेरिवेशन भी आप करेंगे, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर आसान सा फार्मूला है। तो फार्मूला आप ड्राइव करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, या फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, या इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। इसके लिए फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पूरा नहीं लिखूँगा भाई, ठीक है, टाइम बचे हमारा, स्पेस भी बचे, इंक भी बचे। EQ मैंने लिख दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम KC कहते हैं। तो इस लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं पहले, और इसी लॉ की रोशनी में हम जो है ड्राइव करने जा रहे हैं इसकी इक्वेशन, इसकी एक्सप्रेशन, इसका फार्मूला। और इसको क्या कहते हैं KC को? इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले लॉ देख लेते हैं। लॉ, ये जो लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके 2 हिस्से हैं। ये आपको बताता है रेट के बारे में। रेट बोलें या रेशो बोलें एक ही बात है। रेट या रेशो अगर आप बोलें तो एक ही बात है। ठीक है, पिछला पार्ट आप लाजमी देख लीजिए, लाजमी देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगी मेरी बात। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, अब मैं उन बातों को रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पिछला पार्ट आप लाजमी देखें। केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, नहीं तो गुम हो जाएंगे आप। केमिकल इक्विलिब्रियम में समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर में भी आके ये केमिकल इक्विलिब्रियम फिर आपके गले आ जाएगा, इसलिए भी समझ लीजिए। तो हमारे पास ये एक हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन है, AA प्लस B कैपिटल B। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एरो आ गए, और उसके बाद C प्लस D। ABCD स्मॉल वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ABCD ये कैपिटल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके नाम। तो ये रिएक्टेंट हो गए दोनों, AB, स्मॉल a स्मॉल b इनके मोल हो गए। C और D ये प्रोडक्ट हो गए, और स्मॉल c और स्मॉल d इनके मोल हो गए। ठीक है भाई, तो ये है। अब यहाँ पर आपके पास ये लॉ 2 हिस्सों में डिवाइड है। रेट या रेशो जो है ऑफ सब्सटेंस, रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट्स, रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट्स। अभी सब्सटेंस की बात हो रही है, रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, टू इट्स एक्टिव मास, इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को भी CONC में लिखूंगा, ये भी बड़ा वर्ड है ताकि स्पेस भी बचे, टाइम भी बचे। ठीक है भाई, पहले दोनों लिख देता हूँ।
दूसरा हिस्सा जो है इसका आपको बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट यानी कि रेशो, एक ही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants, active masses of reactants। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब हुआ, ज़रा इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ये जो आपको केमिकल इक्वेशन नज़र आ रही है, इसमें कह रहा है रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट्स, रिएक्टेंट्स की बात हो रही है। ये जो पहला हिस्सा है ना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पहला हिस्सा है रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट्स, इसमें रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, रिएक्टेंट्स की। ये जो दूसरा हिस्सा है ना, इसमें रिएक्शन की बात हो रही है। ये बुनियादी फ़र्क आप जहन में रखिएगा, ठीक है। ये पहला हिस्सा, इसमें किसकी बात हो रही है, रिएक्टेंट्स की बात हो रही है। दूसरा हिस्सा, इसमें किसकी बात हो रही है, रिएक्शन की बात हो रही है। तो ये फ़र्क ही आपको सब कुछ समझाएगा। तो पहले रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट्स का जो रेट है, आसान लफ्ज़ों में अभी इसको समझ लीजिए, स्पीड है, रफ्तार है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो उससे प्रोडक्ट बनती है ना। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं, ये ए और बी, ये जो आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अब ये जो जैसे पिछले हमने एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था, ठीक है, ये ए प्लस बी और ये सी प्लस डी, आपको याद है पिछली एग्जाम्पल में हमने इसकी मोलर कंसंट्रेशन ली थी। ये हमारे पास 10 ग्राम थी और ये हमारे पास बी जो है वो 5 ग्राम थी, ठीक है। और शुरू में जो है वो इनके क्या प्रोडक्ट थी, यहाँ मैंने सी लिया था पिछली वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे सी, यहाँ पर डी भी ले रहा हूँ, तो ये दोनों अभी 0-0। अब जब रिएक्शन आगे चलेगा धीरे धीरे, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, बराबरी का मामला हो जाएगा, ठीक है। जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ये बुनियादी बात थी। तो रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस। अब ये जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी जो है ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनके रिएक्शन की रफ्तार भी तो होगी ना भाई, कोई इनके रिएक्शन की रफ्तार भी तो होगी। मैं रेट को अभी सिर्फ स्पीड के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ आपको, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, अभी सिर्फ आप स्पीड पर्सपेक्टिव में लें आसान ज़बान में। तो इसकी रफ्तार भी कोई होगी, या तो ये तेज़ी से रिएक्ट करेंगे या ये स्लो रिएक्ट करेंगे। तो ये लॉ ये कहता है सिर्फ इतनी सी बात कि इनकी रिएक्शन की जो रफ्तार है रिएक्टेंट्स के, वो डिपेंड करती है उनके एक्टिव मास के ऊपर। एक्टिव मास बोलें तो एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स पे। ज़्यादा मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स के, वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करेंगे। कम मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स के, तो वो स्लो रिएक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर इसी का केस ले लेते हैं। अब ये ग्राम हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये हटा देता हूँ। केस 1 जो है उसमें रिएक्टेंट हम इसके 10 मोल ले लेते हैं और इसके हम 20 मोल ले लेते हैं। अब मुझे रेट बताइएगा, रेट इसके 10 मोल ले लिए, इसके 20 मोल ले लिए। रेट मतलब स्पीड। तो ये रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेंगे इसकी, और दूसरा रेट बताइएगा, इसके अंदर आप 100 मोल्स जो है वो ले रहे हैं ए के, और 500 मोल्स जो ले रहे हैं आप बी के। तो रेट या रिएक्शन या रेशो किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा जिसमें 10 मोल हैं ए के और 20 मोल हैं बी के, या फिर इसका ज़्यादा होगा जिसमें ए के 100 मोल हैं और बी के 500 मोल। ये इसका रेट जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा। तो अगर आप रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने की, तो उस रफ्तार को आप बढ़ाना चाहते हैं कि एक रिएक्टेंट जो है वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करे, तो आप उस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन या उसका एक्टिव मास
या उसके मोल्स की तादाद को बढ़ा दें। 3 नाम लिए हैं, देखें मैंने यहाँ। अगर आप चाहते हैं कि ये ए जो है, पहले हिस्से को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वाला पहला, ये रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, सब्सटेंस रिएक्ट्स। आप चाहते हैं कि ये ए तेज़ी के साथ रिएक्ट करे, या दूसरे लफ्ज़ों में इस ए का रेट ज़्यादा हो। देखें दोनों बातें कर रहा हूँ, ये ए तेज़ी के साथ रिएक्ट करे या फिर इस ए का रेट ज़्यादा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस ए के मोल्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, या आपको इस ए के एक्टिव मास को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपको इस ए के मोलर कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए तीन नाम मैंने आपके सामने लिए। तीनों नामों का एक ही मतलब है। मैं इसको एक्टिव मास भी कह सकता हूँ कि इसके एक्टिव मास को बढ़ा दीजिए ए के, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि आप इसके नंबर ऑफ़ मोल्स को बढ़ा दीजिए, मोल्स की तादाद को बढ़ा दीजिए, या फिर मैं कह सकता हूँ इसके मोलर कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए। 3 बातें मैंने की हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन एक ही बात बोली है कि आप मोल्स की तादाद को बढ़ा दें। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे ये बोलेगा ना कि भाई इस ए की, आप चाहते हैं कि ए जो है तेज़ी के साथ रिएक्ट करे, तो आप इसके मोल्स की तादाद को बढ़ा दें। इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप ए के जो है वो एक्टिव मास को बढ़ा दें। इसी बात को मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि आप ए की मोलर कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। तो 3 बातें मैंने बोली हैं, तीनों का एक ही मतलब है। नोट कर लें इसको, क्योंकि आगे चल के कभी तो ये एक्टिव मास बोलेगा रिएक्टेंट का, कभी तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स बोलेगा रिएक्टेंट का, कभी ये जो है वो मोलर कंसंट्रेशन बोलेगा रिएक्टेंट का। और यही तीनों नाम इस दूसरे रिएक्टेंट के लिए भी होंगे, यही तीनों नाम इस प्रोडक्ट सी के लिए भी होंगे, यही तीनों नाम इस प्रोडक्ट डी के लिए भी होंगे। तो नाम एक मुख्तलिफ होते हैं लेकिन काम एक ही होता है, तो ये चीज़ हमें डिस्टर्ब करती है ना। ठीक है, तो आप चाहते हैं, ये पहला हिस्से को अभी बता रहा हूँ मैं। सब्सटेंस जो है वो, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, मिसाल के तौर पर ए ले लें आप चाहते हैं कि इसका रिएक्शन रेट बढ़ जाए, इस सब्सटेंस ए का रिएक्शन रेट बढ़ जाए, इस सब्सटेंस ए का रेट बढ़ जाए, इस सब्सटेंस ए का रेशो बढ़ जाए, इस सब्सटेंस ए के रिएक्ट करने की रफ्तार बढ़ जाए। देखें एक ही चीज़ के कई नाम हैं लेकिन काम एक ही है। तो आप क्या करें, आप सिर्फ जो है इस सब्सटेंस के इट्स एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन उसको बढ़ा दें। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि ए जो है इसकी मोलर कंसंट्रेशन 100 मोल है, और यही ए है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन 10 मोल है। तो रेट किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका एक्टिव मास ज़्यादा है, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा है। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन का पहला हिस्सा। रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना ज़्यादा रेट होगा किसी भी रिएक्टेंट का। ठीक है भाई, दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हमने पहले जो बात की है वो हमने एक रिएक्टेंट को लिया है, अकेला एक रिएक्टेंट, उस अकेले एक रिएक्टेंट के रेट की बात की है हमने। अब हम अकेले रिएक्टेंट के रेट की बात नहीं कर रहे, अकेले रिएक्टेंट की स्पीड की बात नहीं कर रहे। अब हम जितने भी रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी कलेक्टिव स्पीड की बात कर रहे हैं। कलेक्टिव स्पीड, इसको हम ये भी कह सकते हैं कलेक्टिव रेट। तो यहाँ 2 रिएक्टेंट हैं, अगर 3 रिएक्टेंट हो, 4 रिएक्टेंट हो, तो ये जो 2 रिएक्टेंट हैं या 3 रिएक्टेंट हैं या 4 रिएक्टेंट हैं या 2 रिएक्टेंट हैं, ये आपस में जो रिएक्ट करेंगे, इनका आपस का रिएक्शन का रेट जो है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये ए और बी जो है इसका रेट बढ़ जाए, ये ए और बी जो है इनके रिएक्ट करने की रफ्तार बढ़ जाए, या ए और बी जो है इनके रिएक्ट करने की स्पीड बढ़ जाए, या ए और बी जो है ये आपस में तेज़ी के साथ रिएक्ट करें, तो फिर आप क्या करें, इन दोनों के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट बढ़ा दें।
इन दोनों के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट बढ़ा दें। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ जो प्रोडक्ट का वैसे मतलब वो भी होता है, ये भी प्रोडक्ट है, सी और डी। प्रोडक्ट का मतलब जो चीज़ बनती है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, क्या जवाब आएगा 12। तो ये 12 क्या है, ये 12 प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आपको मिला है, इसलिए ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 2 रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस को लेंगे, 2 रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन को लेंगे, 2 रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कलेक्टिवली मैं बात करूँगा पूरे रिएक्शन की, कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, इस रिएक्शन का रेट अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे ये जो रिएक्टेंट हैं इनके एक्टिव मासेस को, इनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके एक्टिव मासेस जो है वो ए का कितना है 10 मोल है, बी का कितना है 20 मोल है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपके पास जो भी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपके पास कुछ आएगा। इसको आसान करने के लिए यूँ कर लेते हैं कि इसको मैं 1 कर लेता हूँ, 1 मोल ए को, ताकि रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आसान मिल जाए, और बी को मैं 2 मोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा 2 मिलेगा। इसको दूसरा केस जो है इसी ए का, इसको 100 के बजाय 10 कर लेता हूँ, इसको 500 के बजाय 5 कर लेता हूँ। तो ये 10 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास जवाब आएगा, 50 आपके पास जवाब आएगा। तो ये 2 जो है ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। ये 2 किसका प्रोडक्ट है, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये 50 क्या है, ये एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट है। ये 2 क्या है, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है। ये 50 क्या है, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है। तो अब मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछूं, क्योंकि अब सिर्फ अकेले रिएक्टेंट की बात नहीं हो रही। जैसे कि इस लॉ के पहले हिस्से में बोला गया था, रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट, ए या बी, इसकी बात नहीं हो रही है। अब पूरे के पूरे रिएक्शन की बात हो रही है, पूरे के पूरे इसके रिएक्शन की बात हो रही है कि ए और बी जो आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनकी रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, इनके रिएक्शन का जो रेट है वो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट को बढ़ा दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। कि अगर आप रिएक्शन का रेट बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि एक्टिव मासेस जो होंगे ना रिएक्टेंट्स के, उनके प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अब आपको अलग अलग मामला नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको रिएक्टेंट्स के जो एक्टिव मासेस हैं उनको लेके उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके रिज़ल्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोनों रेट आपके सामने मैंने रख दिए। एक रिएक्शन रेट ये है, दूसरा रिएक्शन रेट ये है। तो ये 2 क्या है, ये भी प्रोडक्ट है। ये 50 क्या है, ये भी प्रोडक्ट है। ये 2 किसका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस का। ये 50 जो है किसका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस का। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों रिएक्टेंट्स के, दोनों केसेस में रिएक्टेंट ए और बी, ये 2 केसेस हैं। दोनों केसेस के अंदर एक प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है, दूसरे केस के अंदर प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा है, तो इसमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट यहाँ ज़्यादा है। तो अगर आप रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके दोनों हिस्से हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर
फॉरवर्ड रिएक्शन, और अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि ये केसी क्या है। इस केसी के ऊपर आगे तफसील से बात होगी, ठीक है। अभी तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ इसकी आप डेरिवेशन पे ध्यान दें कि ये डिराइव कैसे हो रही है, क्योंकि केसी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आसान नहीं है इसको समझना। तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे, इसको हम आगे देखेंगे, आगे पूरे चैप्टर में बात ही इसी के ऊपर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है। अभी तो सिर्फ हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। डेरिवेशन इसके डेरिवेशन के स्टेप्स जो हैं, स्टेप्स दो हिस्सों में डिवाइड है, ये दो हिस्सों में डिवाइड है, ये ए और बी। ए जो है आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड को भी मैं FWD करके लिख रहा हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसको हम जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन को R⁻f, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। इसको जो है हम कहेंगे RV, रिवर्स रिएक्शन। अब आपको ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन याद है ना, A + B, इसके नंबर ऑफ मोल A के स्मॉल a से आएंगे, नंबर ऑफ मोल B के स्मॉल b से आएंगे। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान हो गई। इससे प्रोडक्ट C बनी, स्मॉल c से इसके मोल आ जाएंगे और स्मॉल d से इसके मोल आ जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये रिवर्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है भाई। तो ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन हमने बना ली, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये रिवर्स रिएक्शन हो गया, ठीक है भाई। अब लॉ का पहला हिस्सा क्या कहता है, लॉ आपसे क्या कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन, हम देखते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन यहाँ पर याद है, सेकंड पार्ट जो है लॉ का वो क्या कह रहा था, वो रिएक्टेंट के रेट की बात नहीं कर रहा था, वो रिएक्शन के रेट की बात कर रहा था। असल में ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझें कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन असल में दो रिएक्शंस का मजमुआ है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन एक रिएक्शन नहीं है, ये दो रिएक्शंस हैं, बेसिकली दो रिएक्शंस हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन ये रहा फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको देखते हैं तो लॉ क्या कहता है हमारा, ये हमारा लॉ कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन में असल में दो रिएक्शंस एट द सेम टाइम हो रहे हैं ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रही है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई पिछली वीडियो आप देख लीजिए, बैक वक्त ये काम हो रहे हैं एट द सेम टाइम। कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बना रहा है तो कुछ अमाउंट प्रोडक्ट का उसी वक्त रिएक्टेंट बना रहा है, कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का, ये दोनों रिएक्टेंट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहा है, और उसी लम्हे एट द सेम टाइम कुछ अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बना रहा है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है ना, तो ये मामला हो रहा होता है, बराबर बराबर का मामला। जितना अमाउंट रिएक्टेंट का मिलके प्रोडक्ट बना रहा होता है, उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का मिलके रिएक्टेंट बना रहा होता है। लेकिन ये स्टेट जो है इस रिएक्शन की, ये जो हालत है इस रिएक्शन की, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये इतनी जल्दी अचीव नहीं होता भाई कि आपने ए और बी को आपस में रिएक्ट कराया और अगले ही लम्हे चलो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। नहीं, इस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने में ये जो बराबरी का मामला है कि इसका कुछ अमाउंट जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है और इसका कुछ अमाउंट जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये बराबरी वाला मामला जो जिसको हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर गया है, इस्टेब्लिश हो गया है, ये इतनी जल्दी नहीं आता, इसमें वक्त लगता है जी, थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू में बराबरी वाला मामला नहीं होगा कि भिड़ते ही जो है वो शुरू में ही बस आपने रिएक्टेंट्स को रखा, इनका रिएक्शन शुरू कराया
तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया? नहीं, इसमें टाइम लगता है। तो बहरहाल शुरू में तो ये मामला कम ज़्यादा का चलता रहता है। यहाँ से 70 ग्राम जो है वो 30 ग्राम में कन्वर्ट हुआ है, आगे चलता रहता है, चलता रहता है। तो शुरू में ये इस फॉरवर्ड रिएक्शन ये भारी होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार होती है रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की मिकदार, प्रोडक्ट के मोल कम होते हैं, ठीक है, लेकिन रिएक्शन चलता रहता है, चलता रहता है। फिर फॉरवर्ड रिएक्शन के मोल्स की तादाद, फॉरवर्ड रिएक्शन की मोलर कंसंट्रेशन, फॉरवर्ड रिएक्शन की रिएक्टेंट्स की मिकदार कम हो जाती है, और ये जो रिवर्स रिएक्शन के COD हैं इनकी मिकदार बढ़ जाती है, इनकी मिकदार बढ़ जाती है। फिर रिवर्स मामला शुरू हो जाता है, यहाँ से यहाँ रिवर्स सिस्टम शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट जो है फिर रिएक्टेंट बनाने शुरू कर देते हैं। इस मिसाल को ऐसे समझिए कि शुरू में ये 100 ग्राम था दोनों का, अब मैं कलेक्टिव बात कर रहा हूँ A और B की। 100 ग्राम था, 100 ग्राम में से 10 ग्राम ने रिएक्ट किया, 10 ग्राम COD बन गया। फिर 10 ग्राम और इसमें से निकला, 20 ग्राम COD बन गया। फिर 10 ग्राम इसमें से और निकला, 30 ग्राम COD बन गया। ये स्टार्ट है। अभी COD ने मिल के A और B बनाना शुरू नहीं किया, अभी तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। फिर 10 ग्राम यहाँ से और निकला, COD और बन गया। अब COD 40 ग्राम हो गया और ये टोटल 60 ग्राम है। और फिर A और B 10 ग्राम और निकला, 50 ग्राम ये भी हो गया, 50 ग्राम ये भी हो गया। फिर 10 ग्राम और निकला, COD 60 ग्राम हो गया। फिर 10 ग्राम और निकला, COD 70 ग्राम हो गया, 70 ग्राम। और ये कितना रह गया? 30 ग्राम। शुरू किससे किया था? 100 ग्राम से। एंड किस पे हो गया इसका? 30 ग्राम पे। ये कितना हो गया अब? 70 ग्राम। अब रिवर्स मामला शुरू होगा, अब रिवर्स मामला शुरू होगा। COD अब 10 ग्राम मिलेंगे। अब याद रहे ये 70 ग्राम है, 70 ग्राम है, और ये 30 ग्राम है। अब ये COD अपना 10 ग्राम लेके A और B बनाएंगे। फिर ये 10 ग्राम लेंगे और फिर ये A और B बनाएंगे। फिर ये 10 ग्राम और मिलेंगे, फिर A और B बनाएंगे। फिर 10 ग्राम और लेंगे, फिर A और B बनाएंगे। फिर 10 ग्राम और लेंगे, फिर A और B बनाएंगे। तो ये जो 70 ग्राम हुआ था, अब ये कम होके 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये जो 30 हो गया था ये दोबारा 70 हो जाएगा। इस तरह ये मामला चलता रहेगा। कभी ये भारी होगा, ये हल्का होगा, कभी ये भारी होगा, ये हल्का होगा, लेकिन मुस्तकिल ये इंटरचेंजिंग चलती रहेगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद इनमें बराबरी का मामला हो जाएगा कि ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम। ये अपने 50 ग्राम में से 10 ग्राम इसको दे रहा है, तो उसी वक्त ये अपने 50 ग्राम में से 10 ग्राम इसको दे रहा है। यानी कि ये 10 ग्राम अगर खर्च करके इसको दे रहा है, तो ये भी अपने 10 ग्राम खर्च करके इसको दे रहा है। ये अपने 10 ग्राम खर्च करके इसको बना रहा है COD को, तो COD भी अपने 10 ग्राम खर्च करके A और B को बना रहा है। ये पॉइंट जब आता है तो हम इसको कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, उस वक्त हम इक्विलिब्रियम की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देख सकते हैं। कुछ नंबर्स से हमें क्या पता लग सकता है कि कुछ नंबर्स मैं आपके सामने रखूं कि बाबा ये नंबर आपके सामने है, जिससे आप आइडिया लगा लें कि इस केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। वो नंबर क्या है? उस नंबर को Kc कहते हैं जी। Kc बेसिकली एक नंबर है। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक नंबर है, एक वैल्यू है, एक वैल्यू है जो आपके सामने आएगी। इसी रिएक्शन को देख लेते हैं। फैक्ट्रीज़ के अंदर सपोज करते हैं कि इसकी जो है वो Kc की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सपोज करते हैं इसकी Kc की वैल्यू 4 है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 4। चार्ट बने हुए होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर चार्ट बने होते हैं, Kc की वैल्यूज़ लिखी होती हैं। इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू 4 ऑलरेडी लिखी हुई। आप अब इन रिएक्टेंट्स को लाते हैं और रिएक्शन शुरू करवाते हैं, रिएक्शन शुरू करवाते हैं, A और B को मिलाते हैं। आपने रिएक्शन शुरू करवाया, क्या हुआ? COD बनना शुरू हो गया।
वही सारा प्रोसेस होगा। 100 ग्राम में से ये 90 ग्राम होगा, 80 ग्राम होगा, 70 ग्राम होगा और ये 10 ग्राम होगा पहले सी और डी, फिर ये 20 ग्राम होगा, 30 ग्राम, इस तरह मामला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब क्या, अब आपको तो नहीं पता ना कि यहाँ पर अभी कितना जो है वो ए बी जो है सी डी में कन्वर्ट हो गया है, कितना जो है वो सी डी ए बी में कन्वर्ट हो गया है, और अभी क्या इनमें बराबरी का मामला हुआ है या नहीं हुआ। जो हम 50-50 जो हमने देखा है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, तो क्या हुआ है या नहीं हुआ अभी, इसको अगर आपको चेक करना। तो अभी सपोज करते हैं नहीं हुआ, आपने जो है वो इसकी केसी की वैल्यू निकाली अभी, तो केसी की वैल्यू इसकी निकली 2। आपने जाके अपने बॉस को बताया, आपके बॉस ने पूछा भाई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया इसके अंदर, तो आपने केसी की वैल्यू कैलकुलेट की, 2 निकली। सामने दीवार के ऊपर चार्ट बना हुआ है केसी की वैल्यू का कि इसकी केसी की वैल्यू 4 है, तो आप जाके बॉस को बताएंगे सर अभी रिएक्शन जारी है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश अभी नहीं हुआ, अभी बराबरी वाला मामला नहीं हुआ, इस हाथ दे उस हाथ ले वाला मामला अभी नहीं हुआ। बॉस बोलता है ठीक है कंटिन्यू रखो। फिर वो थोड़े टाइम बाद फिर आप केसी की वैल्यू चेक करते हैं, तो केसी की वैल्यू 8 आ जाती है, 4 से आगे ये भी होता है, हाँ 4 से आगे 8 आ गई। तो आपने जाके बॉस को बताया सर अभी भी जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश इसमें नहीं हुआ है। फिर आप जो है वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दोबारा जब इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू को चेक करते हैं कि आया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा जब आपने देखा तो केसी की वैल्यू एग्जैक्ट 4 आ गई, एग्जैक्ट 4 आ गई। तो आप अपने जाके बॉस को बताया कि बॉस अभी जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, अब इक्विलिब्रियम। और एक दफ़ा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, बराबरी वाला मामला हो गया, 50 ग्राम इधर 50 ग्राम इधर हो गया, 50 ग्राम में से 10 ग्राम ये सी डी बना रहा है, तो सी डी उसी वक्त 10 ग्राम लेके ए बी बना रहा है, ये बराबरी का मामला हो गया है। अब अगर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की तो ये आप 2 घंटे बाद आके केसी की वैल्यू चेक करें 4 मिलेगी आपको, आप 2 दिन बाद आके केसी की वैल्यू चेक करें 4 मिलेगी आपको, आप 10 दिन बाद आके केसी की वैल्यू चेक करें 4 मिलेगी आपको। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट कैन नेवर स्टॉप, ये रुकता नहीं है, ये क़यामत तक जो है चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। और अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई कि ना इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ना इसका प्रेशर बढ़ाया, ना ही आपने कंसंट्रेशन में इजाफा किया कि चलो रिएक्टेंट थोड़े से और डाल दूं मैं, 10-20 ग्राम ए बी में इजाफा कर दूं या 10-20 ग्राम सी डी में इजाफा कर दूं, अगर आपने ऐसा कुछ भी ना किया तो ये केसी की वैल्यू एस्टेब्लिश हो चुकी, ये चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट है केसी का कि एक नंबर आपको जो है इसकी इस एक नंबर की मदद से आप जो है अपने केमिकल रिएक्शन की मौजूदा हालत को देख सकते हैं कि आया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। इस इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिश होने के फ़ायदे या नुकसान क्या हैं इसको तो हम बाद में देखेंगे, फैक्ट्री लेवल के ऊपर इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। ठीक है भाई, अब बहरहाल इसकी डेरिवेशन की तरफ आ जाइए, फिर दोबारा इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो वही रेट की बात करता है, रेट की बात करता है, बोलता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ए और बी मिल के सी और डी बना रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है भाई, ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्रैकेट्स आपको यही बताते हैं कि ये मोलर कंसंट्रेशन है। क्या है ये? मोलर कंसंट्रेशन है। और ऊपर ये जो आपको ए और बी नज़र आ रहे हैं ये इसके मोल्स हैं। ठीक है, आपको पता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को बढ़ा दीजिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम ख़त्म करते हैं तो पता है ना इसकी जगह क्या आता है, इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट जो आएगा वो के एफ आएगा और ये ए और ये बी। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पर देखें रिवर्स रिएक्शन, अब सी और डी मिल के ए और बी बनाएंगे, ये रिवर्स रिएक्शन है।
ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें यही बात कहता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration of product C and product D। यहाँ पर भी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो यहाँ आ जाएगा KR C और D। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गई इक्वेशन 2, ये आपके पास हो गई इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशंस को आप मिला दीजिए, दो इक्वेशंस को आप मिला दीजिए। क्यों, वजह क्या है, क्यों दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे, वजह क्या है? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो ये बराबर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, वी नो दैट, इसको लिख लीजिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, ये बराबर हो जाते हैं, बिकम्स इक्वल when equilibrium established, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाते हैं। मतलब RF बराबर हो जाएगा RR के। ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे ऊपर चलूँगा। ठीक है, RF दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको RF बराबर है RR के, और RF पता है ना आपको किसके बराबर है? RF जो है वो बराबर है KF A B और B, और ये RR किसके बराबर है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये बराबर है KR C और D, इसके बराबर। KF और KR को, ये KR को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा KF अपॉन KR इज इक्वल टू, और इसको AB को वहाँ ले जाइए तो ये हो जाएगा C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जब ये हो गया मामला, अब ये आप इसको, क्योंकि बोथ, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए बोथ KF एंड KR आर कॉन्स्टेंट्स, hence combine them in another constant, hence combine them in another constant, in another constant Kc। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? Kc बराबर है C और C D A Kc C। ठीक है भाई, ये आपकी हो गई, ये Kc, ये आपके पास हो गई एक्सप्रेशन, ये आपके पास क्या है? एक्सप्रेशन, यही था ना सवाल, एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इस Kc को हम क्या बुलाते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये डेरिवेशन हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं आगे, और जो है अच्छा, इसको और थोड़ा सा मैं आगे लेके चलूँ तो एक काम और यहाँ पर ये भी देख लें कि ये किसके बराबर है। इसको मैं C और D किसके बराबर है? ये KFC और KR। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर जो है वो KF फॉरवर्ड रिएक्शन, KR जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन। आपके बुक में थोड़ी सी मिस्टेक भी है यहाँ पे, ठीक है, ज़रा उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो मैं इसी को अब आगे लेके चलता हूँ। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Kc जो है वो बराबर है, Kc जो है वो बराबर है KR अपॉन KF, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि Kc जो है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स याद रखिएगा, राउंड ब्रैकेट या करली ब्रैकेट में नहीं लिखना, प्रोडक्ट्स ऑब्लिक रिएक्टेंट्स, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से वास्ता पड़ जाए, ये भी सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से वास्ता इस तरह पड़ जाए, ये भी सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से वास्ता आपको इस तरह पड़ जाए, ये भी सही है। लेकिन ज़्यादातर आपको यही शक्ल जो है वो नज़र आएगी। ठीक है भाई, ये भी तमाम हो गया। अगला जो टॉपिक है हमारा, अब इस Kc की वैल्यू को ही आगे बड़ी डिटेल में देखना। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।